अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जमाते इस्लामी का मुआफ़ी मांगने से इनकार, खुद को मुल्क की जुग्राफियाई और नजरियाती हुदूद का मुहाफिज करार दे दिया। ISPR के बयान पर वजीर आजम को खत। सियासी जमातों की सुनी गई, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, इलेक्शन कमीशन का नया शेड्यूल मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 3 वज़रा फारिग। तहरीके इंसाफ और कौमी वतन पार्टी में शदीद इख्तलाफात। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी भी सब्जियों और ज़रूरी अशिया की कीमतें कम करने में नाकाम। कीमतों में इजाफे पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी परेशान। अगर वज़ीर ख़जाना भी कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आज जमात इस्लामी ने खत लिखा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को, जिसमें यह कहा गया है कि एक मसनूई और गंभीर फ़ज़ा तैयार की गई पाकिस्तान में। 2 जो मुतनाज़े बयानात थे सैयद मुनव्वर हसन साहब के, उनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के एक मौक्कर इदारे यानी फ़ौज ने उनकी क़यादत को जमात इस्लामी को चार्जशीट किया। इस खत में यह कहा गया है कि 1973 के आइन में यह तय कर दिया गया है कि किस इदारे की क्या हदूद और क़यूद हैं, और ये जो एक बराह रास्त इस तरह चार्जशीट किया है जो ISPR ने जमात इस्लामी को, जो उनके कायद के बारे में जो उनको मुखातिब किया है, वो आइन की हदूद से तजावज़ किया गया है। ये एक ख्याल ये किया जा रहा था कि इस कंट्रोवर्सी को समेटा जाएगा और शायद कोई दरमियानी सूरत हाल निकले, क्योंकि ISPR ने यह मुतालबा किया था कि जमात इस्लामी के अमीर अपने बयान को वापस लें। लेकिन अब ये जो ख़त है, इससे लग रहा है कि यह मामला सुलझने की बजाय उलझता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें आइनी हदूद का, आइनी क़यूद का जिक्र किया गया है और वज़ीर आज़म को यह याद दिलाया गया है कि ISPR की जानिब से जो बराह रास्त मुखातिब किया गया है जमात इस्लामी की क़यादत को, वो आइन से तजावज़ है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इस खत पर क्या जवाब देते हैं। क्या वो इसको वज़ारत दिफा की जानिब भेजते हैं कमेंट्स के लिए, या खुद इस पर कोई एक्शन लेते हैं। आज इस सारी सूरत हाल पर फिर दोबारा हम चलते हैं जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जनाब लियाकत बलोच साहब की जानिब, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। वालेकुम सलाम जी समी साहब। बलोच साहब, ये क्योंकि इस खत में भी जा बजा उन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान को कितने चैलेंजेस हैं, कितनी मुश्किलात हैं, तो लग रहा था कि शायद ये जो एक कंट्रोवर्सी है उसको समेटने की बात की जाएगी। लेकिन इस खत में आपने जो ISPR ने जो मुखातिब किया था मुनव्वर हसन साहब को, उसको चैलेंज किया है और इसमें आइन का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म साहब को याद दिलाया है कि ISPR ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो आला सतही इजलास था, उसमें हमने एक मुख्तसर मौक़िफ़ भी उस वक्त पेश किया था और उसी मरहले पर कहा था कि भी ये सियासत और जमहूरियत के इस दौर में हम अपने मौक़िफ़ की तमाम तफसीलात वज़ीर आज़म को आगाह कर देंगे। इसी बुनियाद पर आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब की मंजूरी के साथ मैंने ये ख़त जो है वो वज़ीर आज़म साहब को पहुंचा दिया है और वहाँ से भी हमें मालूम हुआ है कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को ये ख़त मौसूल हो गया है। अब इसमें असूली बात यह है कि भी ISPR एक फ़ौजी अदारा है, मौक्कर अदारा है और वो तफसीलात से कौम को आगाह करता है। लेकिन ये एक सियासी जमात को, एक पॉलिटिकल जमात की लीडरशिप को इस तरह बराह रास्त चार्जशीट करना, हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के फ़ौजी अदारे का ये हक़ नहीं था। उन्होंने अपने हक़ से, अपने हदूद से तजावज़ किया है और ये हमारा मौक़िफ़ है और इस सिलसिले में आगाह किया है। बाकी उसमें हमने अपने ख़त में फिर उसी तफसीलात को बयान कर दिया है कि ड्रोन अटैक जो हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी पर हमला है और उसके नतीजे में सिविलियन, फ़ौजी या गैर फ़ौजी जो भी लोग जो उसकी ज़द में आते हैं, उनकी मौत पर पूरी कौम को एहतजाज होता है। बाकी जो फ़ौजी जवान हैं, फ़ौजी अफसर हैं, जो कौमी सलामती के लिए अपने जानों के नजराने पेश करते हैं, वो हमारे सरों का ताज हैं। हम उसकी तहसीन करते हैं, उनकी शहादतों को पूरी कौम तहसीन पेश करती है। तो इस तरह का कोई ऐसी बुनियाद नहीं है कि जिसकी वजह से इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाया जाए। हमने इस ख़त के ज़रिए कोशिश की है कि भी अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दें और अपना मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने पेश कर दें
और वज़ीर आज़म के ज़रिए हमने इसकी तमाम तफसीलात मीडिया को भी आगाह कर दी हैं। हम तवक्को रखते हैं कि अब ये कंट्रोवर्सी आगे नहीं जाएगी और इस सिलसिले को एक ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान बड़े गंभीर मसाइल से दो चार है और पाकिस्तान की दीनी जमातें, पाकिस्तान की सियासी जमातें इस सिलसिले में अपना एक अहम और मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं। अच्छा बलोच साहब, इसलिए हमारा मौक़िफ़ यही है कि इस खत में यकीनन आपका मौक़िफ़ बड़ी वजाहत से सामने आया और आप अपनी गुफ्तगू में अभी जो पाक फ़ौज के जवान हैं, जो शोधा हैं, उनका जिक्र भी उसी इज़्ज़त और एहतराम से कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या अब जो एक जैसे कहते हैं कैच 22 जैसी पोजीशन नहीं पैदा कर दी वज़ीर आज़म साहब के लिए? आपने एक नहायत अहम नुक्ता उठाया है आइन का और उसमें ये आपने हवाला दिया है कि तमाम जो इदारे हैं उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए और ISPR ने आइन की एक खिलाफ वर्जी की है। तो ये एक आपने वज़ीर आज़म को फिर अगर आप मामले को समेटना चाहते हैं तो एक नई बहस की जानिब नहीं धकेल दिया? गुजारिश ये है कि भी ISPR के प्रेस रिलीज में है, उन्होंने कहा है कि भाई वजाहत करें और माफ़ी मांगें और इस चीज़ों को जो है कि उन्होंने पूरा एक चार्जशीट किया है कि पहले चीज़ तो ये है कि भी उनकी तरफ से जो वजाहत तलब करना है या उनकी जो हदायत हैं क्या वो किसी आइन और कानून के मुताबिक हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक होते तो हम उनको बराह रास्त जवाब देते। अगर कोई पाकिस्तान के एक अहम तरीन अदारे के अंदर कोई आवाज़ या सवाल पैदा हुआ है तो उसका मौसर तरीन जवाब का रास्ता जो है कि वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म जिनके पास वज़ारत दफ़ा का कलमदान भी है, वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। हम उन्हीं को ही इन तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है और आप जानते हैं कि वे जमात इस्लामी की इस पाकिस्तान में एक तारीख़ है आवाम की खिदमत की भी और कौमी सलामती की हिफाजत के लिए भी। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और आज भी जमात इस्लामी की क़यादत वहाँ जो इसकी सज़ा भुगत रही है, उसका जुर्म भी यही है कि कौमी सलामती के लिए लोगों ने उस वक्त भी कुर्बानियाँ दी और आज भी उनसे कुर्बानियाँ तलब की जा रही हैं। मसला कश्मीर पर जो जमात इस्लामी के नौजवानों ने अपना पाकीज़ा खून नजरानों की सूरत में पेश किया है, वो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। हमें तो इस चीज़ का अफसोस है कि भी फ़ौज का एक अहम तरीन अदारा उसने एक प्रेस रिलीज़ के साथ यकलख्त इस सारे माजी को कैसे नज़रअंदाज कर दिया। यकीनन ये उनसे चूक हुई है और हम तवक्को रखते हैं कि भी वो इस मसले को अच्छी तरीके से पूरी गहराई से समझें कि जमात इस्लामी ये एक ऐसी पार्टी है कि जो कौमी सलामती के लिए, दीन की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, किसी की तहसीन के लिए नहीं, किसी की फरमाइश और दबाव पर नहीं, हम अपनी विल और अपनी दीनी और कौमी ज़िम्मेदारी के मुताबिक कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम कौमी सलामती के लिए इस्लामी क्योंकि वक्त कम है, मैं बलोच साहब आपका की हिफाजत के लिए काम करेंगे। वक्त कम है लेकिन मैं क्योंकि आपने आइन की बात की है तो मैं ज़रूर आपका इसमें कमेंट चाहूँगा कि माजी में ISPR ने कई दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं जो हुकूमत से हट के दी हैं। कैरी लूगर बिल का मामला है, इससे पहले हम 80 की दहाई में चले जाएँ तो हमने ये देखा कि बाकायदा फ़ौज ने गवर्नमेंट को भी टेक ओवर किया। तो जमात इस्लामी तो उस वक्त फ़ौज के साथ रही है, कभी ये सवाल नहीं उठाया? मेरा ख्याल है कि भी फ़ौज के साथ तो सब हैं। फ़ौज तो कौमी अदारा है, फ़ौज से मुखालफत कौन करता है। फ़ौज की जो कौमी सलामती के लिए खिदमात हैं वो सब के लिए एक बाहम बराबर हैं। बाकी ये रहा कि भी कौन सा मसला किस वक्त उठा, कौन सा इशू किस वक्त उजागर हुआ, ये एक मसला इस वक्त हमारे सामने आया है जो बराह रास्त जो हमारे मुताल्लिक है। हमने अपनी दानिश के मुताबिक आइन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उसका जवाब दिया है और ये हमारी कौमी तारीख़ का जो एक माजी है वो यकीनी तौर पर बेज़ाब्तगियों का शिकार है। लेकिन आज अगर मुल्क आइन के मुताबिक, आज़ाद अदलिया के माहौल के मुताबिक और जमहूरी अक़दार के मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों पे रोक टोक होनी चाहिए। एनफ जो माजी में चीज़ें हो गई हैं उसका ख़ात्मा होना चाहिए और मुस्तक़बिल में जमहूरी अक़दार को
और जो ज़ाब्ते का बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच, जो कह रहे थे कि माजी में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुल्क में आइन की बात की जा रही है, अक़दार की बात की जा रही है, अदारों की बहाली की बात की जा रही है, तो यकीनन तमाम इदारों को आइन की हदूद में रहकर काम करना होगा। और उन्होंने फिर अपने मौक़िफ़ की वजाहत की कि यह ख़त लिखने का मकसद मामले को उलझाना नहीं है, इसको सुलझाना है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान आर्मी की आज भी जमात इस्लामी के दिल में बड़ी कदर व मंजिलत है, और जो पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान फ़ौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उन शोहदा के साथ जमात इस्लामी खड़ी है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक अहमद से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की बात मान ली, इलेक्शन कमीशन की बात मान ली, और बल्दियाती इंतखाबात जनवरी में कराने के लिए इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को। लेकिन यह सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ये हदायत जारी कर दी, उनको वक्त की वो मोहलत दे दी जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था इलेक्शन की तैयारियों के लिए। अब जनवरी में इंतखाबात होंगे सिंध में और पंजाब में, जबकि KPK में और कैंटोनमेंट एरियाज़ के इंतखाबात फरवरी में कराए जाएंगे, जबकि बलोचिस्तान में 7 दिसंबर को ही इंतखाबात होंगे, क्योंकि वहाँ पर सूबाई हुकूमत का ये कहना था कि उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पटिशन दायर की थी, जो पहले तो एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई, लेकिन फिर कल रात एक लेटर था इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुआ, रजिस्ट्रार को, जिसकी तला चीफ जस्टिस साहब को दी गई, और फिर उसके बाद फौरी तौर पर उसको पटिशन में तब्दील किया गया। समाअत के लिए आज सुबह वकला को फ़ोन करके कहा गया वो आए, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को सुना गया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी तारीख को आगे बढ़ाने की, बल्दियाती इंतखाबात की, इसलिए ताकि उसकी तैयारी मुकम्मल हो सके। आज इस हवाले से हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक अहमद मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या अब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इस वक्त में तैयारी कर सकता है इलेक्शन की। इश्तियाक साहब, ये बयान कीजिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको मोहलत दी है 30 जनवरी और 18 जनवरी तक पंजाब और सिंध में इंतखाबात के लिए, ये बयान कीजिएगा कि अब ये वक्त आपके लिए काफ़ी है, आप तैयारी पूरी कर सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये डेट्स जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद प्रपोज की हैं, और वो के जो बाकी इदारे थे, आपके इल्म में होगा कि वो शुरू से कह रहे हैं कि हमें 4 माह चाहिए होंगे, लेकिन अभी जो है ये टाइम लाइन जो फिक्स हो गई है, इसके लिए 19 तारीख को हम एक मीटिंग कॉल की हुई है इलेक्शन कमीशन में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उसकी सदारत करेंगे, और उसमें जो है तमाम इदारों के साथ बैठ के, तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के हमने टाइम लाइन्स फिक्स करनी है, तमाम जितने भी लवाजमात जो भी काम करने हैं कि किस इदारे ने कितना काम करना है और किस टाइम लाइन में करना है। और इंशाअल्लाह ताला जो है हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो है ये इन डेट्स पे हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा तमाम सूबाई हुकूमतों से और तमाम इदारों से कि वो 19 तारीख की मीटिंग में तैयार हो के आएँ और अपना एक एक्शन प्लान जो है वो इलेक्शन कमीशन के आगे रखें। अच्छा इश्तियाक साहब, एक और मसला था, वजारत ख़जाना ने जो बैलेट पेपर छापने थे और जो दूसरे अखराजात थे उसके लिए 6 अरब रुपए थे, वो देने से इनकार कर दिया था। वो मामला बताइएगा, वो किस स्टेज पे है, और अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर ये तैयारी किस तरह मुमकिन होगी? इसमें ये 29 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जो है डॉक्टर वकार मसूद खुद आए थे, और उन्होंने इस बात की एश्योरेंस दिलवाई कि पैसों का कोई मसला नहीं होगा, पैसों की वजह से इलेक्शन के प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं होगी। और जैसा आप कह रहे हैं, हमने कोई 6.6 बिलियन मांगे थे, 6.5 अरब से थोड़ा सा ज़्यादा। अभी जो उनका ख़त आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी हम आपको 3.6 बिलियन तकरीबन 3 अरब और 60 करोड़ के लगभग आपको पैसे देंगे। लेकिन अभी हम ये करने जा रहे हैं कि ये 19 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उसमें तमाम इदारे आ रहे हैं, जिसमें प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है,
PCSIR है, और वो अपनी सारे जो है एस्टीमेट लेके आएंगे कि उनकी टोटल जो है कितना बिल बनता है, और उसमें वो नॉर्मली डिमांड करते हैं 75% एडवांस। तो उसी मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भी हम बुला रहे हैं, और ये जो है उसके बाद जो है एक बाकी जो है अमाउंट है उसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसों की वजह से जो है वजारत ख़जाना जो है इलेक्शन के प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं बनने देगी इंशाअल्लाह। अच्छा इश्तियाक साहब, अब ये जो मोहलत दी गई है ये सूबाई हुकूमतों को तो नहीं, ये दर हकीकत इलेक्शन कमीशन को ये मोहलत दी गई है, क्योंकि जो चिट्ठी जिस पर ये फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखी गई थी। बहुत सारे लोग, अभी बहुत सारे जो सियासी मुबसरीन हैं उनका ये ख्याल है कि सियासी जमातें सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। इस बात की क्या गारंटी है कि जो तारीखें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो तजवीज़ की गई हैं, उन्हीं तारीखों पर सूबाई हुकूमतें इंतखाबात करवाएंगी और इसको मजीद इल्तवा इसका नहीं चाहेंगी? इसमें दो बातें कि ये जो मोहलत मिली है ये दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतों को मिली है, क्योंकि हमने इंतज़ामात करने हैं इलेक्शन के, लेकिन इलेक्शन जो है वो सूबों में होने हैं। दूसरी ये बात कि जो है ये शकूक व शुबात की कि वो नहीं होना चाहते। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि अब ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें जो हैं इंतखाबात कराने के लिए कमिटेड हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स में लिखा है। और मैं भी समझता हूँ कि जो ताख़ीर होनी थी वो तो हो गई, पिछले 4 साल से हम परसू कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये अब उसमें तो एक तो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आइनी ज़रूरत है, दूसरा जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए लोकल बॉडीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, और तीसरा जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी वही टाइम लाइन्स लिख दी गई हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि अब किसी भी सूबाई हुकूमत या किसी और के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। और जिस तरह पहले हमने कहा था कि अभी एक प्रोसेस जो शुरू किया, ये आप कह रहे हैं कि कोई ये सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह तौर पे लिखा है, लेकिन आज एडवोकेट कर रही है एडवोकेट जनरल सिंध ने आज ये कहा सिंध हाई कोर्ट में कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख तय करना सूबाई हुकूमत का काम है। तो आप क्या समझते हैं, ये इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत मिलकर तारीख तय करेंगी या फिर एट द एंड सूबाई हुकूमत जो तारीख देगी वही फाइनल होगी? देखें, ये इंतखाबात कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो आइनी रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे मुशावरत करता है, मुशावरत करनी ज़रूरी है, लेकिन उसका फ़ैसला कि किस तारीख पे होंगे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इश्तियाक अहमद, जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक अब सूबाई हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो इलेक्शन करवाए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि इस वक्त सूबाई हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन डिटरमिन है कि वो इलेक्शन करवाएंगे, और इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो वसाइल हैं, जो फाइनेंसेस हैं, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन अब हम बात करेंगे जनाब अतर मिनुल्लाह साहब से, उनसे हम जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिस तरह इस पिटीशन को इंटरटेन किया गया और ऑर्डर आया, इस हवाले से हम बात करेंगे उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब अतर मिनुल्लाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अतर साहब, ये जो पिटीशन थी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, इस पर फैसला भी आ चुका था और एक जो दूसरी पिटीशन थी उसको इतराज़ लगा के वापस भेज दिया गया था, लेकिन फिर एक लेटर आया जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर एक पिटीशन में बदल के तो समाअत के लिए मंजूर कर लिया। ये बयान कीजिएगा कि अगर एक फैसला आ चुका हो तो उस पर तो फिर रिव्यू की पिटीशन फाइल की जाती है और उसका पूरा एक तरीकाकार है। आप ये जो इस बारे में आप क्या कहेंगे जिस तरह आज इस पिटीशन को टेकअप किया गया? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब ही तरीका था, क्योंकि एक इदारे की तरफ से, आईनी इदारे की तरफ से जिसने इलेक्शन कराना था, और जिसके इस वक्त याद रखिए इस वक्त उसके जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं,
वो सुप्रीम कोर्ट के खुद सिटिंग सीनियर प्यूनी जज हैं, और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का कोई उससे हट के कोई किया है। उन्होंने मुनासिब, और इसके साथ जो है पार्लियामान से 2 दफा रेजोल्यूशंस भी आ चुकी थी, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन को एक रिव्यू समझे या पिटिशन समझे। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि उन्होंने इस मसले को हल कर अच्छा दिया। नहीं, ये मैं अतर साहब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जब रिव्यू पिटीशन पर फैसला हो जाता है तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहती, जो भी फैसला हो उस पर अमल दरामद किया जाता है। लेकिन अगर अभी ये रिव्यू पिटीशन इसको ना कंसीडर किया जाए तो फिर तो इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों के पास ऑप्शन है कि वो जाके दोबारा इल्तवा की दरखास्त दे सकें इंतखाबात की तारीख में। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह यह है कि ये एक आईनी ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 2 के तहत, और 8 साल से ये इलेक्शन नहीं हुए, तो ये आईनी तकाजा तो हर सूरत मुकम्मल होगा। और पार्लियामान ने भी ये कभी नहीं कहा कि हम ये आईनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ इस चीज की वजाहत की थी, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज की वजाहत की थी कि ये इस जो वक्त है वो वक्त उसके लिए दरकार है। तो इलेक्शन तो हर सूरत में होने हैं, और ये फैसला भी हो गया है। वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने उसको सामने रख के एक बहुत शुक्रिया अतर मिनुल्लाह साहब, जो कह रहे थे कि क्योंकि ये पार्लियामान ने भी दरख्वास्त की थी इसलिए इलेक्शन तो होने हैं क्योंकि आइन ये कहता है। लेकिन बहरहाल कई साल बीत गए और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि 8 साल बीत गए, लेकिन इसके बावजूद आइन की ये जो शर्त थी बल्दियाती इलेक्शन करवाने की, हुकूमतों ने उसको पूरा नहीं किया। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे KPK का, जहाँ पर कौमी वतन पार्टी और तहरीक इंसाफ में झगड़ा पड़ गया है, और इमरान खान ने ये कहा है कि कौमी वतन पार्टी से इत्तेहाद ख़त्म कर दिया जाए, उनके वज़रा को भी फारिग कर दिया गया। लेकिन इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जिस तरह इंतखाबात के फ़ौरन बाद जब मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें बनी थी तो ये कहा जा रहा था कि अवाम इन हुकूमतों की कारकर्दगी पर नज़र रखेंगे, और ये बहुत अहम होगा पीपल्स पार्टी के लिए, KPK और तहरीक इंसाफ के लिए, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। अब एक हुकूमत को बने 5 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, और हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों में कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ बहसें भी जारी हैं और मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने अवैस मुजफ्फर टप्पी को फारिग किया। इसी तरह पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ ने जो वजीर सेहत थे उनसे सेहत का कलमदान वापस लिया और सेक्रेटरी सेहत को भी फारिग किया। KPK से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर 3 वज़रा को जनाब इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने फारिग किया है, जिनमें कौमी वतन पार्टी के 2 वजीर थे, बख्त बेदार खान और इब्रार हुसैन तनोली। कहा गया कि उन पर करप्शन के चार्जेस थे। एक उनकी अपनी जमात का वजीर भी फारिग हुआ तहरीक इंसाफ का, जाली डिग्री के हवाले से ये बताया गया था कि उनके पास डिग्री जाली थी। आज जनाब तारिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं कौमी वतन पार्टी के, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं KPK से, उनके मुताबिक सिकंदर आफ्ताब जो सिकंदर शेरपाव जो हैं, आफ्ताब शेरपाव के साहबजादे, उन्होंने बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया है, और एक अजीब सूरत हाल है। चलते हैं जनाब तारिक साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम तारिक अहमद खान साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, बयान कीजिएगा, आपकी पार्टी के 2 वज़रा को बरतरफ कर दिया गया है काबीना से, ये कहकर के उन्होंने करप्शन की है। ये बताइए कि क्या आपकी जमात को इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया था तहरीक इंसाफ ने? देखें जी, मैं अर्ज़ करूं कि जब इलेक्शन हुए और हमारी पहली पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी तो उसमें हमारे चेयरमैन जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा था कि हमारी पार्टी में करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। इस पूरे अरसे में कभी भी तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें न कोई इस तरह की बात हमारे साथ शेयर की गई है, और न किसी ने हमारी पार्टी के नोटिस में ये लाया है कि हमारी पार्टी के कुछ वज़ीर या जो भी हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। आज पहली दफ़ा मीडिया के ज़रिए इस बात का पता चला।
अच्छा, ये बयान कीजिएगा तारिक साहब के जो सिकंदर शेरपाव हैं, ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इस जमात से आप अलायंस ही ख़त्म कर दें। आपकी पार्टी अब क्या करेगी? देखिए जी, हम तहरीक इंसाफ के साथ पास कोई मिन्नत लेके नहीं गए थे कि वो हमारे साथ हुकूमत बना लें। हमें जो है मुस्लिम लीग की तरफ से और सियासी जमातों की तरफ से ये दावत दी गई थी, मगर चूँकि हम समझते थे कि पुख्तूनों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है और हम पख्तून कौम के जो बहुत मुश्किलात से का शिकार है, उसकी भलाई के लिए और इस खित्ते के में अमन के लिए हमने तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस किया और इस हुकूमत में शामिल हुए। अच्छा तारिक साहब, तारिक साहब ये बयान कीजिए कि अगर आपके वज़रा ने करप्शन नहीं की थी तो फिर ये क्या वजह है, तहरीक इंसाफ ने आपकी जमात को हुकूमत से क्यों अलहदा किया? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, माफ़ी चाहता हूं अगर मेरा लहजा थोड़ा तल्ख हो जाए, मगर मैं माजरत के साथ कहता हूं कि ये जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ये सियासी नाबालिग हैं। हम सियासत जो है वो कोई गुली डंडे या क्रिकेट का खेल नहीं है। सियासत एक बहुत संजीदा काम है, एक खिदमत है। अच्छा तारिक साहब, मैं यहाँ पर आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन मैं ये जो आपने बात कही है, मौलाना फजलुर रहमान भी यही इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बारे में कहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके कहीं डांडे और वो आपस में कहीं आपका कोई इत्तफाक और इत्तेहाद तो नहीं हो गया? जी नहीं, इस तरह की बात नहीं है। जब हुकूमत नहीं बनी थी तो मौलाना साहब ने और इस तरह के दोस्तों ने हमसे रब्ता किया था, मगर हमने कहा था कि ये मुनासिब नहीं होगा। तो अब आप बयान फरमा रहे थे कि क्या वजह है फिर आपकी हुकूमत को, ये सिर्फ इसलिए कि वो सियासी नाबालिग हैं या कोई और वजह भी थी, कोई कंक्रीट कोई आप इख्तलाफ कर रहे थे किसी पॉलिसी पर उनके साथ? देखें जी, बहुत सारी चीज़ों पे उनका जो गवर्नेंस का स्टाइल था, बहुत सारी चीज़ें, जैसे पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हम नेटो सप्लाई स्टॉप कर देंगे। हमने उनको कहा कि देखें जी, ये सूबाई हुकूमत का डोमेन नहीं है, यहाँ ये फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के से रिलेटेड महकमे हैं वो है, और ये वफाकी हुकूमत का काम है। आप मेहरबानी करें और इस पर लीगल एडवाइस लें और इस तरह का वो जो है सियासी शहीद होने की कोशिश ना करें। ये गैर सियासी और गैर संजीदा रवैया है, और इसीलिए हमने जो है, जो खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने बायकॉट किया था, उस बात पे बायकॉट इस पे किया था कि उनको कहा कि आप अपने रवैये में तब्दीली लाएं। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि जो दूसरा एक मामला, एक तो ये बड़ा अहम मामला आपने बताया कि क्योंकि नेटो सप्लाई रोकने के मामले पर आप केपी के गवर्नमेंट से इख्तलाफ कर रहे थे, तो एक ये वजह, ये जो मज़ाकराती अमल के हवाले से जो बात हो रही थी, उस पर भी आपकी जमात उनके साथ थी या इस पर भी कोई इख्तलाफात थे? देखें, हम समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारी पॉलिसी ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र जो हो रहे हैं वो हम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में जो आग लगी हुई है उसको बुझाया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए उसके ज़रिए एक इस खित्ते में अमन लाया जाए। हम मुज़ाकरात के इस तरह के हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में गए थे और हमने वफाकी हुकूमत को ये मैंडेट दिया था कि आप मुज़ाकरात करें, और अगर मुज़ाकरात के तरीके से किस्सा हल हो सकता है ये मसला, तो हमें खुशी होगी। अच्छा तारिक साहब, आपकी जमात अगर हम सूबाई असम्बली की देखें, जो वहाँ पर नशिस्तों की है, 124 का ऐवान है, जिसमें हम ये देखते हैं कि 53 PTI की सीट्स हैं, 8 जमात इस्लामी की हैं और 63 उन्हें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। एक छोटा सा और भी है, AGI के नाम से एक ग्रुप है जो उनके साथ है। तो आपकी जमात अगर बाहर निकलती है तो भी जो गवर्नमेंट है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए जी, गवर्नमेंट को फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमें उससे सरोकार नहीं है। हम वजारतों के और हुकूमतों के शौकीन न हैं और न कभी उसके लिए कोई इस तरह का वो किया है। हम ये समझते हैं कि हम पुख्तूनों की नुमाइंदा जमात हैं और हम वही सियासत करेंगे। हमारे लिए सियासत और कुर्सी कोई मायने नहीं रखती।
अच्छा तारिक साहब, ये बयान कीजिए जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बयान कीजिए कि अब ये ऐलान किया है KPK की में तहरीक इंसाफ ने कि वो 20 तारीख को धरना देंगे, नेटो सप्लाई रोकने की कोशिश करेंगे। आपकी जमात इस हवाले से क्या करेगी? आप नेटो सप्लाई को बंद करने के आप मुखालिफ हैं, दूसरी बहुत सारी और भी आपकी हम ख्याल जो सियासी जमातें उनको साथ मिलाएंगे, क्या आपका लाएमल होगा? जाहिर है सियासी जमातें आपस में बैठती हैं, इस तरह के सियासी इशूज़ पे बात करती है, मगर मैं बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये उनका काम, वो एहतजाज किसके ख़िलाफ़ करेंगे? अपने ख़िलाफ़ करेंगे, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और हम ये समझते हैं कि इस सूबे के हालात पहले से बहुत ख़राब हैं। इस तरह की हरकतों से यहाँ और खून रेजी हो सकती है और बर्बादी हो सकती है। हमने बार बार उनसे ये कहा, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप इस तरह के काम ना करें, ये एडवेंचरिज्म अच्छी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक साहब, जो ये कह रहे थे कि करप्शन के हवाले से अगरचे उनके वज़रा को अलहदा किया गया है और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि करप्शन इसकी वजह है, लेकिन आज से पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी थी तहरीक इंसाफ के कायदीन से और वज़ीर आला से कि उनके वज़रा करप्ट हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका इस मामले पर जो परवेज़ खटक साहब हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत से इख्तलाफ था नेटो सप्लाई की बंदिश के हवाले से। उनका ये ख्याल है कि ये मामला वफाकी हुकूमत का तय करने का है, सूबाई हुकूमत को इस हवाले से नहीं बात करनी चाहिए और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसमें बहुत सोच समझ कर कॉशियसली फैसला करना चाहिए था। अब नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम डेवलपमेंट की। आज ECC की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, जिसमें ये फैसला करना था कि क्या वो सब्जियां जिनकी कीमत आसमानों पर इसलिए चली गई है कि उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त है, वो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन आज ECC उसमें नाकाम रही, जिसकी वजह से इस बात का कोई इम्कान नहीं कि अगले चंद दिनों में प्याज, आलू, टमाटर की कीमतें कम होंगी। लेकिन इस पर बात करेंगे हम मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आज अपने इजलास में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बहुत सारे आइटम्स एजेंडा में शामिल थे, लेकिन एक जो आइटम था उसमें यह था कि टमाटर और आलू की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आसमान तक जा पहुंची हैं और गरीब आवाम की रसाई से दूर हो गई हैं। लेकिन बाद में ये खबर आई कि इस फैसले को मौखर कर दिया गया, एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगाई गई। क्या वजह थी, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शकील अहमद भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस कमेटी की कवरेज की, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना। मैं सलमान शाह साहब की तरफ जाने से पहले शकील साहब से ये एक सवाल करूँगा। शकील, ये बताइए कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगी, क्या मंतक थी इसकी? क्या कुछ अदराक था काबीना के अरकान को कि पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या गुजर रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से समी साहब इनको अदराक है इन सारी चीज़ों का। लेकिन सबसे अहम और मोटी बात पहले आपको बताता चलूँ कि जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर क्लियरली ये लिखा गया है कि रवा माली साल जो है, यानी प्रोग्राम 3 साल प्रोग्राम का जो पहला साल है, उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हुकूमत का फोकस नहीं होगा या तरजीह नहीं होगी। दूसरी बात जो ECC में आज डिस्कस हुआ, इसमें कोई वजह नहीं थी कि इस पे बैन लगाया जाता, यानी एक्सपोर्ट पर, लेकिन आज कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका। वजह ये बताई गई कि लोकल मार्केट के अंदर जो प्याज और जो टमाटर है उसकी इतनी ज्यादा पैदावार नहीं है कि उस पर पाबंदी लगाई जाए एक्सपोर्ट पर। लेकिन जब हमारी बात हुई वजारत खजाना के हुकाम से, जो उन्होंने जो है नाम जाहिर ना करने की शर्त बताया कि KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो फसल है इस वक्त मार्केट में है, टमाटर और जो प्याज है, वो पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर दोनों जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा है, और लेकिन पाबंदी नहीं लगाई गई। शायद सियासी वजूहात इसकी होंगी। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि सिंध की और बलूचिस्तान की जब फसल आएगी और उसके बाद पंजाब की फसल आएगी तो कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएगी। बहुत 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 शुक्रिया शकील, बहुत शुक्रिया। चलता हूँ डॉक्टर सलमान शाह की तरफ। डॉक्टर साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, और ये जो एक बात है कि IMF के साथ ये एग्रीमेंट किया गया कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो ये तो बड़ी ये खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अवाम के लिए। नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी उनके साथ है एग्रीमेंट कि हम महंगाई को नहीं कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अभी आप देखें कि डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया है अपना मॉनेटरी पॉलिसी के तहत स्टेट बैंक ने,
तो बेसिकली मसला ये है कि जब आपकी एक इकॉनमी है, अब जैसे अभी वो कह रहे थे कि केपी का जो इस वक्त क्रॉप है वो अफगानिस्तान भी जाता है और इधर भी आता है, बट पॉइंट है कि आप उसको बैन कर दें, लेट से कहते हैं कि जी हम नहीं जाने देंगे, तो हमारे पास तो मतलब वहाँ से हम कोई चीज़ भी नहीं रोक सकते। बॉर्डर हमारा इतना पोरस है और इतना लंबा बॉर्डर है कि उसमें आप पाबंदी लगा भी देंगे तो वो वैसे ही रिश्वत दे के जाते हैं। सो आई डोंट थिंक कि कोई हुकूमत के पास मैकेनिज्म है कि इस तरह से पाबंदी लगाएं तो बहुत कोई इमीडिएट इफेक्ट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पर कमेंट कीजिए कि ये इस वक्त एक और जो बड़ी चीज है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है वो ये है कि प्राइस चेक मैकेनिज्म नहीं है। दर हकीकत ये है तो बुनियादी जो जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की है, लेकिन अगर आप मार्केट्स में जाएं, शहरों में जाएं तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअली हमारी जो प्रॉब्लम है वो इससे ज़्यादा डीप है, और वो है कि हमारी जो मार्केट्स हैं इनके अंदर बहुत बड़ी इजारादारियाँ हैं, और जिस कीमत पे फार्मर वहाँ मार्केट में लेके आता है उधर कार्टेल बने हुए हैं जो फिर कंज्यूमर तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा वो मुनाफा कमाते हैं। और इनको मार्केट्स को जब तक हम डीरेगुलेट नहीं करेंगे ताकि और उनमें कंपटीशन नहीं लेके आएंगे, और बेशुमार मार्केट्स बनानी पड़ेंगी कि अगर लाहौर जैसा शहर जिसकी 1 करोड़ के करीब आबादी है, यहाँ तो कई 100 मार्केट्स होनी चाहिए और हर इलाके में वो मार्केट्स आनी चाहिए, और उनमें कंपटीशन जब आप कराएंगे तो फिर ये कीमतें जो हैं वो मुनासिब लेवल पे आएंगी। वैसे तो ये आप मैजिस्ट्रेट्स वगैरह को भेज के बाजारों में कर देंगे तो वो भी आई थिंक कि कोई हमारे पास कैपेसिटी नहीं है वो करने की। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि जितनी मार्केट्स हैं इनको डबल किया जाए और इनको डीरेगुलेट किया जाए, और फार्मर्स को मौका दिया जाए कि वो अपनी मार्केट्स भी बनाएं और जगह जगह बनाएं, और उसके लिए हुकूमत को जगह भी पैदा करनी पड़ेगी, तो फिर जाके ये कोई महंगाई जो है ये काबू में आएगी। और दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है फार्म लेवल पे, और जितना हमारा रकबा है एग्रीकल्चर में उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो हिंदुस्तान से तकरीबन आधी है, और अगर वो आप अपनी प्रोडक्टिविटी दुरुस्त करते हैं तो सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी कि कीमतें खुद ब खुद वो गिर जाएंगी। तो आई थिंक ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें मार्केट्स की डीरेगुलेशन, प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ये सारे जो हैं ये मिलके अगर काम करेंगे तो फिर जाके ये आपके काबू में आएगी। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी नुक्ता ये कहा कि मार्केट्स क्रिएट करना पड़ेंगी, फार्मर्स भी अपनी मार्केट्स क्रिएट करें, लेकिन ये जो सारी मार्केट क्रिएशंस है ये जब तक रियासत इसमें आकर कोई बड़ा रोल नहीं अदा करेगी, सपोर्ट नहीं देंगी, ये एक फार्मर के बस में तो क्रिएट करना नहीं है। लेकिन हम दूसरी जानब ये देखते हैं कि IMF या जो हुकूमत कहती है कि किसी भी किस्म की सब्सिडी या इस हवाले से कोशिशों को डिस्करेज किया जाता है। नहीं, आई थिंक देखें मार्केट्स जो हैं उसमें हुकूमत का रोल इस हद तक होना चाहिए कि मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत को देना चाहिए। जहाँ पे मार्केट की मैनेजमेंट है वहाँ पे आपको हुकूमती जो लोग हैं वही तो कार्टेल्स बना देते हैं, वही उसको निचोड़ते हैं। तो सो आई थिंक कि आपको मार्केट्स इतनी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी कि वो आपस में जब कम्पीट करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उन मार्केट्स में हुकूमत को देना चाहिए, लेकिन उनको ओपन आप रखें और उनको हुकूमती जो लोग हैं उनसे ज़रा बचा के रखें, तो फिर ये मार्केट्स जो हैं ये फंक्शन करना शुरू करेंगी। आई थिंक ये रिफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केट्स, बाकी मार्केट्स में भी हमारा यही हाल है। बिजली की मार्केट में भी हम यही काम कर रहे हैं। आप तो टमाटर की मार्केट कह रहे हैं, टमाटर की मार्केट और बिजली की मार्केट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में ही जारादारियाँ हैं और हुकूमती जो निज़ाम है वो फेल हो चुके हैं। सो आई थिंक ये जब तक हम नहीं करेंगे ये बेहतर नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल रिफॉर्म्स जो है ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट होता है जिसके नतायज भी खासे अरसे के बाद आते हैं। ये बयान कीजिएगा कि इस वक्त आवाम जिस मुसीबत से दोचार है, इतनी महंगाई, ये जो खाने पीने की अशिया में फौरी तौर पर हुकूमत किस तरह रिलीफ दे सकती है? मेरा ख्याल तो यही है कि हुकूमत अगर बिल्कुल हर कोने पे मार्केट खोलने की इजाज़त दे
और फार्मर्स जो प्रोड्यूस लेके आ रहे हैं वो खोल के अपनी बेचें, तो हम कम से कम 20-25% इसको कम कर सकते हैं कीमतों को बहुत जल्दी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये जो रिफॉर्म्स हैं ये बड़ी जल्दी हम कर सकते हैं। असल में हम करना नहीं चाहते और इसलिए इनको हमने लटकाया हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ा लोगों का पैसा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह, जो ये कह रहे थे कि हुकूमत जब अगर मंडियां ज़्यादा क्रिएट करेगी, फार्मर्स को मौके ज़्यादा मिलेंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो उसी से ही कीमतों में कमी आएगी। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स एक्टिविटी है, यानी जो ग्रोथ है, जो काश्त है, उसमें अगर इजाफा किया जाए तो इसी से जो महंगाई है उसमें कमी हो सकती है, क्योंकि इससे प्रोड्यूस जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में हासिल हो जाएगी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।